जय हिंद। आज का जो लेक्चर है हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म, जिसे बोला जाता है न्यायिक सक्रियता। अच्छा, ये जो शब्द है न्यायिक सक्रियता एज इट इज मेंस में पूछा जा चुका है आपके, ठीक है, कि न्यायिक सक्रियता क्या होता है, अब आप बताइए। तो न्यायिक सक्रियता के पहले हमें एक चीज तो समझ में आ चुकी है कि ये न्यायिक समीक्षा क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू हमने कल पढ़ा था। तो जुडिशियल रिव्यू में हमने देख लिया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या न्यायालय उन चीजों को समाप्त करने का या न्यून करने का प्रयास करेगा जो असंवैधानिक होंगे और आपके मौलिक अधिकारों को कम करने का प्रयास करेंगे। अब सवाल वापस वही आता है कि न्यायपालिका क्यों बनाएगी इस देश में। अच्छा, न्यायपालिका क्यों बनाई गई, पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि न्यायपालिका को स्वतंत्र क्यों रखा गया। दो सवालों के जवाब आज मुझे चाहिए। बताइए, न्यायपालिका क्यों बनाएगी, पहले ये बताओ। ये प्रायोरिटी है क्या, ये प्राथमिकता वाला कार्य है क्या। प्राथमिकता क्या होती है न्यायपालिका की? न्याय देना किसको? जनता को न्याय देना। ठीक है, अब वो न्याय बहुत तरीके से हो सकते हैं। जनता के वाद हो सकते हैं, हमारे देश में केंद्र और राज्य के विवाद हो सकते हैं, भूमि से संबंधित विवाद, सिविल मामले, क्रिमिनल मामले। कुल मिलाकर पर एट द एंड न्याय देने का काम कौन करता है? हमारे देश की न्यायपालिका करती है। इसलिए हमारे देश में गठन किया गया था एक न्यायपालिका का। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है मेरा, इस न्यायपालिका को स्वतंत्र क्यों रखा गया? क्योंकि अगर न्यायपालिका पर कोई भी प्रेशर डाल सकता है, देखो हमारे हमारे न्यायपालिका के ऊपर कोई भी तंत्र नहीं बैठा है। तंत्र नहीं बैठा मतलब जो ये बोल सके कि न्यायपालिका को कि आपने ये गलत किया, ठीक है, या आपका ये डिसीजन गलत था। कभी सुना है कोई बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन गलत था, या उसकी अवहेलना करे, या उसके लिए कुछ गलत शब्द बोले, या माने ही ना कि मैं नहीं मानता आपके डिसीजन को? ऐसा होता है हमारे देश में? नहीं, हमारे यहाँ पर अंतिम निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया उसे क्या माना जाता है? फाइनल डिसीजन, अंतिम निर्णय। और वो कोई भी हो, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, वो देश का प्रधानमंत्री हो, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, लेजिस्लेटिव बॉडी हो, या हमारी पार्लियामेंट हो, या छोटे से छोटा हमारा देश का नागरिक हो, उन सबको उसको फॉलो या उस डिसीजन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो स्वतंत्र इसलिए रखा गया ताकि कभी भी न्याय देते समय कोई दबाव उस पर उत्पन्न ना किया जा सके, और जो जज बैठे हुए हैं, जो डिसीजन सुना रहे हैं, वो जो डिसीजन है अपने स्व विवेक से उस डिसीजन को सुना सके, सबूतों के आधार पर या फिर जो मामला या जो वाद चल रहा है उसके आधार पर समय समय पर क्या हुआ है, न्यायपालिका ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है एग्जीक्यूटिव बॉडी पर, अर्थात हमारी कार्यपालिका पर। क्यों किया? क्योंकि कहीं ना कहीं संविधान ने कुछ कुछ स्थान पर उसको ऐसी शक्तियां दी थी। लिखा नहीं था कि हाँ हम आपको डायरेक्टली ये शक्तियां देते हैं। उन्होंने संविधान में ये लिखा था कि ऐसी स्थिति होने पर या ऐसी समस्या उत्पन्न होने पर इस शब्द की व्याख्या या इस अनुच्छेद की व्याख्या कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। या सुप्रीम कोर्ट या हमारे संविधान का उल्लंघन होने पर उसके रक्षक के रूप में कौन कार्य कर सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो रक्षक के रूप में कार्य करते हुए न्यायपालिका ने अपनी शक्तियों का उपयोग भी किया, और कुछ उपयोग अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर भी किए। अब कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर उपयोग तो हम थोड़ी बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि न्यायिक सक्रियता क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव फैक्टर है, ये नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है। तो हमें सबसे पहले समझना है कि न्यायिक सक्रियता अर्थात जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है। कल हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि रिव्यू क्या होता है। रिव्यू सिंपल था कि जो गलत है तो न्यायपालिका उसको क्या कर देगी। अब आप एक चीज समझिए, मैं इसको आपको एक सरल भाषा में समझाता हूं। जैसे तीन प्रकार की बॉडीज है हमारे, ध्यान से समझना इस चीज को। पहली हो गई आपकी कार्यपालिका, जिसे हम एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं। दूसरी है हमारी न्यायपालिका, जुडिशरी बॉडी हो गई हमारी। और तीसरी क्या होती है हमारी? विधायिका। अब हम बहुत पहले से इन चीजों को पढ़कर आ रहे हैं, तो मैं आपको इनकी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है। विधि बनाने वाली विधायिका, न्याय देने वाली न्यायपालिका, और कार्य करने वाली देश में एग्जीक्यूटिव बॉडी को हम बोलते हैं कार्यपालिका। अब इसका काम है कार्य करना देश में, इसका काम है न्याय देना, और इसका काम है विधि का निर्माण करना। अच्छा, ये न्याय के साथ साथ जब रिव्यू देते हैं तो वो भी ठीक है, क्योंकि वो इसके कार्य क्षेत्र में आता है, क्योंकि ये किसके रक्षक हैं? हमारे संविधान के रक्षक हैं। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। जैसे आर्टिकल नंबर 368, कोई मुझे बताएगा ये आर्टिकल नंबर 368 क्या है? आर्टिकल नंबर 368
क्या है बताइए? संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली हमने? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से हमने ये लिया है संविधान संशोधन प्रक्रिया। अच्छा, संविधान संशोधन कौन करता है? न्यायपालिका करती है क्या? संसद करती है, अर्थात हमारे दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा के बहुमत के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। 368 में लिखा हुआ था कि 368 के तहत हमारी संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन या परिवर्तन कर सकती है। उन्होंने किया भी समय के साथ साथ, इतने सारे 1 से लेकर 106 तक के संविधान संशोधन हो चुके हैं आपके। परंतु बीच बीच में कुछ संविधान संशोधन ऐसे हुए, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, गोलकनाथवाद सुना है आप लोगों ने? बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। गोलकनाथवाद जब इस देश में होता है, गोलकनाथवाद, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब, याद आ रहा है? उनकी 500 एकड़ की जमीन, 500 थी कि ज्यादा थी? 500 एकड़ की जमीन सरकार ने अपने पास रख लिया था, ठीक है, उसको बांटने के लिए। तो उस समय न्यायालय सामने आता है। अब समझना इस चीज को ध्यान से। न्यायालय बोलता है कि संविधान की चीजें फॉलो होनी चाहिए, संविधान का कहीं भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है। उसी संविधान को फॉलो करते हुए आर्टिकल नंबर 368 का उपयोग करते हुए एक अमेंडमेंट किया जाता है, एक परिवर्तन किया जाता है। आपके गोलकनाथ से उनकी जमीन को लिया जाता है। अब गोलकनाथ जो है वो ब्रदर्स कहां चले जाते हैं आपके, कि हमारे एक अधिकार का यहां पर क्या हो रहा है, वो हनन या उल्लंघन हो रहा है हमारे संपत्ति के अधिकार का, ठीक है। तो उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट के पास गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सुना और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका उल्लंघन हो रहा है। जबकि वो ऑफिशियली सारी इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए काम कर रहे थे, कहीं भी संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा था। वहां पर सुप्रीम कोर्ट बीच में आकर बोलता है कि देखिए, आप संविधान संशोधन कर सकते हैं, परंतु आप संविधान में मूल अधिकार में परिवर्तन नहीं, कहीं नहीं लिखा है ऐसा संविधान में। 368 में आप 368 पढ़ोगे, 368 में कहीं ये नहीं लिखा है कि किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है एक्सेप्ट मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये बताया किसने? ये किसने बताया? ये बताया सुप्रीम कोर्ट ने। किसने? इसे बोला जाता है न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। मतलब जो चीज आपने अपने तरीके से ऐड की अलग से, जो नेगेटिव नहीं है वो है पॉजिटिव, परंतु ना वो संविधान में थी, ना आपने आपकी किसी पुस्तक में लिखी थी, परंतु वो एक पॉजिटिव फैक्टर था जिसकी आवश्यकता थी, जो आपके जुडिशियल एक्टिविज्म को बढ़ावा देता है या न्याय के प्रति सक्रियता को बढ़ाता है। आपने उसको ऐड किया, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? जुडिशियल एक्टिविज्म। अर्थात 368 में आपने पता है उसके बाद फिर मूल अधिकार में परिवर्तन नहीं किए जा सकते थे। फिर एक वाद आता है जिसमें बोला गया कि ठीक है, परिवर्तन किए जा सकते हैं परंतु मूल संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अच्छा, संविधान की पुस्तक में ये कहां लिखा है कि संविधान में कहीं भी परिवर्तन किया जा सकता है सिवाय उसकी मूल संरचना को छोड़कर? कहीं लिखा है? ये वाद कब आया आपका? केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में 13 जजों की संविधान पीठ ने बोला कि आप कहीं भी परिवर्तन कर दीजिए, हमें प्रॉब्लम नहीं है, परंतु संविधान के मूल ढांचे को ठेस पहुंचनी नहीं चाहिए। इससे बोला गया जुडिशियल एक्टिविज्म। मतलब उन्होंने स्वयं से इसका संज्ञान लेते हुए किसी नई चीज को क्या किया? जन्म दिया। किसी नई चीज को क्या किया? उत्पन्न किया, जो कहीं भी लिखी नहीं थी, कहीं भी पढ़ी नहीं जा सकती थी। इसी को एग्जाम्पल देते हुए आपको याद होगा आर्टिकल नंबर जो 13 है, इसमें बार बार एक शब्द आता है कि ऐसी विधियां जो न्यून करती हैं, ऐसी विधियां जो हमारे मौलिक अधिकारों को कम करती हैं, ऐसी विधियां जो असंवैधानिक हैं, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी या ढक दी जाएंगी पुराने नए कानूनों के द्वारा। बार बार जब ये शब्द आया विधि 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 विधि, तो आर्टिकल नंबर 13(3) में जाकर इस विधि शब्द को परिभाषित किसने किया? विधि शब्द को परिभाषित किसने किया? ये किया आपके उच्चतम न्यायालय ने। जब सवाल ये आता है कि संविधान में ये विधि लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 13(1), 13(2), 13(3), तो ये विधि का अर्थ क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस विधि को क्या कर दिया? परिभाषित कर दिया। ऐसे ही जब जब संविधान में समस्या उत्पन्न होगी किसी चीज को समझने के लिए, या जब जब संविधान में कोई ऐसी चीज नहीं लिखी है जो होनी चाहिए थी, जो सकारात्मक है, और उसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ऐड करने का प्रयास करेगा, उसे बोला जाएगा जुडिशियल एक्टिविज्म। क्या बोला जाएगा? अर्थात न्यायिक सक्रियता। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं आपसे? हमने देखा था जुडिशियल रिव्यू, वो सिंपल चीज थी
कि कोई भी असंवैधानिक कानून, कोई भी ऐसा कानून जो संविधान की दृष्टि से सही नहीं है, उसको समाप्त करने या हटाने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट या हमारा कोई भी कोर्ट करेगा। ठीक है, परंतु यहाँ वो क्या कर रहा है, हटा तो रहा है, हटाएगा तो अभी भी वो, पर वो कुछ नई चीजों को डेवलप करने का या उत्पन्न करने का भी कार्य करेगा। ठीक है, अब आज मान लीजिए कि आज 13(3) में विधि की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दी है। आज से 10 वर्ष के बाद एक नया शब्द जन्म लेता है जो जिसका अर्थ उसमें नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट आज से 10 साल बाद फिर से क्या बोलेगा, इसका अर्थ भी विधि होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल सकता है कि इस शब्द का अर्थ भी क्या होगा, विधि होगा। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने नई चीज को डेवलप किया, अर्थात वहां बैठे जज ने उस चीज को डेवलप किया। अच्छा, अभी सकारात्मक आपको दिख रहा है, इसके नकारात्मक दृष्टिकोण हो सकते हैं या नहीं, ये बताइए। क्योंकि अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है, क्योंकि न्यायपालिका के ऊपर कोई भी तंत्र नहीं है, न्यायपालिका के ऊपर कोई भी अपनी उंगली नहीं उठा सकता, कोई भी उस पर सवाल या उसके निर्णय पर सवाल नहीं उठा सकता। तो क्या ये जो फैक्टर है न्यायिक सक्रियता, ये नेगेटिव हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, हाँ या नहीं? कभी कभी क्या होता है, हमारा न्यायालय अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाने का प्रयास करता है। पहली कंडीशन, कार्य क्षेत्र से बाहर जाने का प्रयास, और दूसरी चीज वो क्या करता है, बार बार कार्यपालिका द्वारा किए गए निर्णयों पर, कानूनों पर अपना हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है। और स्वयं न्यायालय का ये मानना है कि हमारा दिया गया डिसीजन अंतिम निर्णय होगा, तो कहीं ना कहीं वो उसको नकारात्मक भी बना सकता है। अच्छा, न्यायालय नकारात्मक नहीं बना सकते, न्यायालय में बैठे नकारात्मक व्यक्ति उसको क्या करते हैं, नकारात्मक बनाने का प्रयास। अब हमारे देश में देखो बहुत सारे सोच होती हैं, फैक्टर्स होते हैं, किसी को किसी की विचारधारा पसंद है, किसी को किसी की विचारधारा पसंद है, वहां पे भी लोग बैठे हुए हैं, किसी भी प्रकार से उन्हें लगता है कि कार्यपालिका द्वारा बनाया गया ये कानून सही नहीं है, या ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वो उस पर क्या कर सकते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू का यूज कर सकते हैं, जुडिशियल ओवर रीच भी होता है, अभी आपको बताऊंगा मैं वो क्या होता है, या आपका न्यायिक अतिरेक भी होता है। ये चीजें अभी आगे आएंगी, आपको समझ में आएंगी। फिलहाल आप केवल इतना समझिए कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, ये चीज समझ में आया। तो क्या आर्टिकल 368 में कहीं लिखा था कि आप संविधान संशोधन कर सकते हैं सिवाय मौलिक अधिकार को छोड़कर, लिखा था? इस चीज को बतलाया किसने? जहां विधि की परिभाषा नहीं थी वहां विधि की परिभाषा दी किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने नई नई चीजों को जन्म दिया, इसे क्या बोला गया, जुडिशियल एक्टिविज्म। अब पढ़ें इसको, देखिए, न्यायिक सक्रियता नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका का क्या है, प्रतीक है। अर्थात ये फैक्टर तो कैसा कहलाता है आपका, पॉजिटिव कहलाता है। न्यायिक सक्रियता को न्यायाधीशों के लिए परिवर्तन लाने और न्याय को बढ़ावा देने के एक तरीके के रूप में देखा जा सकता है। न्यायाधीश हमारी कानून व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे कानून की व्याख्या करते हैं, जब जब संविधान में आवश्यकता पड़ी है किसी भी चीज की व्याख्या करने की, या जो चीज समझ में नहीं आई वो किसने की है, समय समय पर आकर हमारे न्यायालय ने ही उसकी व्याख्या की है, और अदालती मामलों में निर्णय लेते हैं। लेकिन कभी कभी वे मौजूदा कानूनों को लागू करने से भी आगे निकल जाते हैं, वे अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं और ऐसे निर्णय ले सकते हैं जिनका समाज पर क्या पड़ सकता है, प्रभाव पड़ सकता है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, जैसे आपके मूल अधिकार। ठीक है, इसे न्यायिक सक्रियता के नाम से जाना जाता है। वे नई और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए कानून की व्यापक और लचीले तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। देखो, हो सकता है हमारा संविधान आज तो बेहतरीन ढंग से काम कर रहा है, हो सकता है उसकी सारी चीजें अभी समझने योग्य है, परंतु आज से 20 वर्ष बाद उसमें किसी भी पॉइंट पर सवाल उत्पन्न हो जाए, किसी भी बिंदु पर सवाल उत्पन्न हो जाए जो उस समय समझने के लिए बहुत जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में उसे समझाएगा कौन? ऐसी स्थिति में कौन आकर बताएगा कि ये इस प्रकार से समझा जा सकता है, इसको जो कि पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, कौन समझाएगा? हमारे न्यायालय ही इसे समझाएंगे। न्यायिक सक्रियता क्या है? न्यायिक सक्रियता न्यायाधीशों के उस व्यवहार को संदर्भित करती है जब वे कानूनों की व्याख्या और कार्यान्वयन इस तरह से करते हैं जो संविधान या अन्य कानूनी दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से लिखी गई बातों से क्या है, परे है। ना वो संविधान में पढ़ने को मिलती है, ना वो किसी कानून की किताब में पढ़ने को मिलती है, फिर भी उसकी व्याख्या कौन करता है? आपका न्यायालय करता है। न्यायिक सक्रियता का मतलब है कि एक न्यायाधीश के संवैधानिक मुद्दों पर निर्णय लेने की अधिक संभावना है, वह सरकारी कार्यों को अस्वीकार भी कर सकता है। ये तो आपको पता है, हमारे देश में जब भी कोई चीज असंवैधानिक होगी तो हमारे जो कोर्ट है उसको क्या कर सकते हैं, अब वो भले सरकारी कार्य क्यों ना हो, वो क्या हो सकता है, क्या हो गया,
नींद आ रही है? फिर लाइट की वजह से? चश्मा पहन लो फिर आप। न्यायिक सक्रियता में अक्सर सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को चुनौती देना शामिल है। कानून जो कहता है उस पर सख्ती से टिके रहने के बजाय न्यायाधीश अपने निर्णयों को आकार देने के लिए अपनी मान्यताओं और मूल्यों का उपयोग, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि जो पुस्तक में लिखा है उन्हें फॉलो करने के बजाय, उन्हें तो फॉलो करेंगे ही, वो तो न्यायालय का कर्तव्य है, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, पर उन्हें फॉलो करने के बजाय वो क्या कर रहे हैं, अपने मान्यताओं और मूल्यों का भी क्या करते हैं, उपयोग कर सकते हैं इस पर। इसका मतलब यह हो सकता है कि कानून में शब्दों के अर्थ को अपने विचारों के अनुरूप वो क्या कर सकते हैं, विस्तारित कर सकते हैं। अब हमने पूछ लिया न्यायाधीश जी से कि ये विधि का अर्थ मुझे बताइए, तो न्यायाधीश पुस्तक के अनुसार भी उस विधि का अर्थ बता सकते हैं, प्लस वो अपने अनुभव के अनुसार भी उसका विधि का अर्थ, और वो जो विधि का अर्थ बताएंगे वो ऑफिशियल अर्थ धीरे धीरे बनता जाएगा। वो जो बोलेंगे वो अंतिम रूप से उसको आकार मिलता जाएगा और उसको फिर आने वाली जनरेशन क्या करने लगेंगी, फॉलो करने लगेंगे। आज किसी जज ने किसी चीज को परिभाषित किया और व्याख्या किया, उसके 25 वर्ष 30 वर्ष बाद आने वाले जो नए जजेस होंगे वो भी उसी व्याख्या को क्या करेंगे, फिर फॉलो करने का काम करेंगे। वो जो व्याख्या है वो संवैधानिक आधार पर हो सकती है, कानूनी आधार पर हो सकती है, और उनके स्वयं के अनुभव के आधार पर भी हो सकती है। आपको समझ में आ रहा है न्यायिक सक्रियता क्या हो रही है? यहां पर फर्क समझ में आ रहा है रिव्यू और एक्टिविज्म में। इसके बाद न्यायिक सक्रियता के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव हो सकते हैं। समर्थकों का कहना है कि यह न्यायाधीशों को व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने और कानून को निष्पक्ष बनाने के लिए क्या देती है, अनुमति देती है। आलोचकों का कहना है कि यह न्यायाधीशों की उचित भूमिका के खिलाफ है, क्योंकि न्यायाधीशों की भूमिका इस देश में क्या है, केवल न्याय देना, ठीक है, और यह निर्वाचित अधिकारियों अधिकारियों की कानून बनाने की शक्तियों को कमजोर कर सकता है। ये निर्वाचित अधिकारी कौन है, हमारे द्वारा चुने गए सांसद और विधायक, जिनका काम क्या है, इस देश में कानून बनाना और उसका कार्यपालन करवाना। परंतु जब जब न्यायालय बीच में आएगा तो क्या होगा, जब जब न्यायालय बीच में आएगा तो उनके एक कानून बनाने की शक्तियां क्या हो जाएंगी, कमजोर होंगी। कभी कभी कल भी हमने देखा था कि जुडिशियल रिव्यू की वजह से हो सकता है कि आपके द्वारा चुने गए आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन पर ही आपका विश्वास कम होने लगे, ठीक है, सरकार पर ही आपका विश्वास कम होने लगे, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को बार बार रिव्यू किया जा रहा है और बार बार परिवर्तित किया जा रहा है। कभी कभी न्यायिक सक्रियता विवादास्पद होती है और बहस और असहमति का कारण बनती है। न्यायिक सक्रियता के तरीके, अच्छा पहले क्या होता था, अब जैसे न्यायिक सक्रियता का बहुत अच्छा एग्जांपल है, पहले क्या होता था, मान लीजिए आपके साथ कोई वाद हुआ है, ठीक है, या आपसे रिलेटेड कोई भी वाद या विवाद है, तो आपको स्वयं ही कहाँ जाना पड़ता था, न्यायालय के समक्ष जाना पड़ता था कि हाँ मेरे साथ वो घटना हुई है, मेरे साथ दुर्घटना हुई है और मैं ही कारण हूं और मुझे क्या चाहिए, न्याय चाहिए। परंतु न्यायिक सक्रियता, अब आपको एक एग्जांपल यही देखने मिलेगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म को बढ़ावा देते हुए फिर एक नई चीज शुरू होती है जिसे हम बोलते हैं जनहित याचिका, पीआईएल। पीआईएल वो चीज होती है कि किसी के साथ भी घटना या दुर्घटना हुई हो, उसके बिहाफ में या तो उसका मित्र, उसका संबंधी या कोई भी अन्य व्यक्ति या कोई भी एनजीओ या कोई भी संस्था क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका लगा सकती है कि आप उसे कह दीजिए, न्याय दीजिए, है ना। अब किसी के साथ कोई गलत व्यवहार हुआ है, वो व्यक्ति ऑलरेडी हॉस्पिटल में, वो कैसे जाएगा अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने। तब आपने देखा होगा हमारे एनजीओ एक्टिव होते हैं, कुछ संस्थाएं एक्टिव होती हैं या ग्रुप्स एक्टिव होते हैं, या कोई उसका मित्र भी जाकर जनहित याचिका कोर्ट में लगा सकता है। अब यहां तक कि हमारे यहाँ पर किसी जानवरों के साथ होने वाले दुर्घटनाएं या किसी जानवर के साथ होने वाले बदसलूकी या किसी भी प्रकार का कृत्य होता है, तो ये एनजीओ ही तो जाते हैं। कि आपने स्वयं सुना होगा कि गाय चल के गई कोर्ट याचिका लगाने के लिए, कोई घोड़ा चल के गया याचिका लगाने के लिए, ऐसा नहीं होता है ना। ये एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको कि किसी के भी थ्रू कोई भी जाकर अपनी याचिका लगवा सकता है और कोई भी किसी के बिहाफ में याचिका लगा सकता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय अपनी कार्यवाही करेगा, सुनवाई करेगा। यह एक प्रकार की मुकदमेबाजी है जो नागरिकों को सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए अदालतों से संपर्क करने की क्या देता है, अनुमति देता है। ये न्यायिक सक्रियता को बढ़ाने के तरीके हैं। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता की एक पद्धति है जिसका भारत में भ्रष्टाचार, प्रदूषण, मानवाधिकार के उल्लंघन जैसे सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है। मान लीजिए कि आप 10 वर्षों से किसी होटल में जा रहे हैं चाय पानी नाश्ता करने के लिए, ठीक है, और उस होटल में
10 वर्षों से आप देख रहे हैं कि एक बालक काम कर रहा है, जो पहले 7 वर्ष का था अब 17 वर्ष का हो गया, अब 10 वर्षों से जा रहे हो आप लोग तो, ठीक है। 17 वर्ष का हुआ तब जाके आपको पता चला कि उसके साथ कितना उत्पीड़न किया गया है ना, उसके साथ बलात्श्रम किया गया है जबरदस्ती, और उसको पेमेंट भी नहीं की जाती है और जबरदस्ती उसके मजदूरी का उपयोग किया जाता है। आपने उससे बोला आप जाइए और इसकी कंप्लेंट कीजिए, उसने बोला मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे 10 और हैं यहाँ जिनके साथ इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। तो आपने बोला आप जाइए और याचिका लगाइए या तो कंप्लेंट कीजिए। ऐसी स्थिति में पर ये तो कर नहीं सकते, तो इनके बिहाफ में आप याचिका लगा सकते हो। क्या आप कंप्लेंट लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो। यही न्यायिक सक्रियता है, यही जुडिशियल एक्टिविज्म है। संविधान की व्याख्या, ये चीज हम समझ चुके हैं कि न्यायिक सक्रियता का उपयोग करते हुए हमारी जुडिशरी संविधान में किसी भी चीज की व्याख्या कर सकती है डिटेल्ड में। और ये भी हम देख चुके हैं कि इसका उपयोग करते हुए कोई भी असंवैधानिक कानून को ये क्या कर देती है, खत्म कर देती है, भले ही संसद ने पूर्ण बहुमत के साथ उसको पास किया हो। ये क्या कर देगी, उसको समाप्त कर देगी। बहुत सारे वाद आते हैं हमारे देश में ऐसे, जिस पर बार बार याचिका लगाने कोर्ट जाते हैं, कि जैसे सीए को ले लीजिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसकी याचिका भी लगाई गई थी कोर्ट में, ठीक है, कि ये गलत है। पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि इसमें लिखा गया कोई भी बिंदु गलत नहीं है, जो कि और ये केंद्र सरकार का मुद्दा है। तो इस पे हाँ, कभी कभी जुडिशियल एक्टिविज्म इतना पॉजिटिव काम करता है कि न्यायालय खुद बोल देता है कि हमारे कार्य क्षेत्र से क्या है, जबकि वो चाहे तो उस कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकते हैं, पावर है, हस्तक्षेप किया जा सकता है। परंतु अब आप इसे समझदारी ही बोलेंगे उस समय बैठे हुए वहां जजेस की, कि ये हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है। कुछ शक्तियों का पृथक्करण किया गया है कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच, तो ये हम पर मत लेकर आइए, ये हम पर तब लाइए जब ये असंवैधानिक हो। लोग क्या करते हैं, लोगों को कानून पसंद नहीं आया तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि न्यायपालिका इसको क्या बोल दे कि ये गलत है और इसके बिंदु अलग कर दिया, कानून को ही क्या कर दे, समाप्त कर दे। पर न्यायपालिका बोलती है कि जब तक कोई असंवैधानिक तत्व इसमें सम्मिलित नहीं है, आप इसको हमारे पास लेकर मत आइए। क्योंकि अगर इसमें कोई असंवैधानिक तत्व होगा तो हम स्वयं से एक्टिव होने वाले लोग हैं, हमें उठाना नहीं पड़ता, हम वैसे वैसे ही जागे हुए लोग हैं, हम अपनी ही आधार पर उस पर क्या कर लेंगे, उसकी समीक्षा कर लेंगे। तो आप चिंता मुक्त रहिए। भारतीय लोकतंत्र में न्यायिक सक्रियता का महत्व, अब ये सब छोटी मोटी चीजें। न्यायिक सक्रियता भारतीय लोकतंत्र में एक उच्च स्थान रखती है। न्यायिक सक्रियता संविधान और न्यायिक अंगों में लोगों के विश्वास को बनाए रखती है, या प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने में मदद करता है, या सक्रिय राजनीतिक खामियों को दूर करने में मदद करता है, या देश की उन्नति और लोकतंत्र को कायम रखता है। न्यायिक सक्रियता व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करती है ना। अब ऐसी चीजें पढ़ने में थोड़ा सा मजा नहीं आता है। बात करते हैं आलोचना की, कि इसकी आलोचना क्यों की जाती है ना। तो एक आप ही रीजन बता दो आलोचना क्यों की जाती है, आपने इतना पढ़ा है, आप ही बता दीजिए क्यों। क्योंकि अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम हो रहा है। अधिकार क्षेत्र के बाहर नहीं भी गए आप, तो भी आपको बार बार वहां पर बीच में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, जबकि शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, शक्तियों को डिवाइड किया गया है आर्टिकल 50 के तहत, कि कार्यपालिका की शक्तियां अलग होंगी और उस पर कार्यपालिका काम करेगी, न्यायपालिका की शक्तियां अलग होंगी, उस पर न्यायपालिका काम करेगी। वही चीज है कि शक्तियों के पृथक्करण का क्या हो रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है। न्यायिक अतिरेक, ये मैं आपको आगे की स्लाइड में समझाऊंगा, ठीक है। इसे बोला जाता है जुडिशियल ओवररीच। विलंबित न्याय, विलंबित न्याय का मतलब ये है कि देखो, पहले से आपके पास कितने सारे वाद क्या पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं लोगों के, दूसरे दूसरे विवाद से संबंधित सिविल मामले, क्रिमिनल मामले, कि आपको उन पर क्या सुनानी है, सुनवाई भी करनी है और निर्णय भी सुनाना है। अब जैसे हमारी बात ले लीजिए, हमारे स्टेट में एक रिजर्वेशन केस फंसा हुआ है ओबीसी और जनरल का, या ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन दिया गया है, कब से फंसा हुआ है वो, पिछले 4 वर्षों से लगा हुआ है, अभी तक हाई कोर्ट ने उसका डिसीजन नहीं दिया। और बस अभी थोड़ी सी राज्य सरकार ने कोई असंवैधानिक कृत्य किया तो हाई कोर्ट तुरंत एक्टिव हो जाएगा और बोलेगा मैं रिव्यू करता हूँ और इसको हटाता हूँ। एक्टिव हुआ। तो मेरा कहना है, मेरा नहीं कहना है, आलोचकों का कहना है कि इतनी ही एक्टिव तरीके से आप क्या कीजिए, सुनवाई करके जो आपके पेंडिंग केसेस पड़े उन्हें भी क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। आप अपने कार्य क्षेत्र को पहले पूरा कीजिए। आप अपने कार्य क्षेत्र को पूरा ना करके क्या कर रहे हो, कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म का उपयोग कर रहे हो। तो वही चीज बोली गई है कि इसका परिणाम न्यायिक अतिरेक हो सकता है। न्यायिक सक्रियता के कारण न्याय प्रशासन में देरी हो सकती है, क्योंकि अदालतों को विचार विमर्श करने और निर्णय लेने में समय लग सकता है। इसके परिणाम स्वरूप उन लोगों को न्याय से वंचित किया जा सकता है जिन्हें इसकी तत्काल आवश्यकता है। कुछ लोग, अब आप सोचिए, यहाँ पर लोगों की उम्र निकल जाती है, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है ना।
अब कोई मान लीजिए कि आज वो 25 वर्ष का है, किसी भूमि को लेकर विवाद चल रहा है, वो 45 वर्ष का होगा, वो विवाद आज भी चल ही रहा है ना। तो पेंडिंग केसेस को थोड़ी सी प्रायोरिटी देना चाहिए, इसकी वजह से विलंबित होता है। जवाबदेही का अभाव, जवाबदेही का अभाव क्यों? क्योंकि हमारी न्यायपालिका किसी को भी जवाबदेह नहीं है। अगर कोई न्यायपालिका से पूछे तुमने ऐसा क्यों किया, तो ऐसा व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता भारत में। ऐसा कोई तंत्र, ऐसी कोई बॉडी, ऐसा कोई प्राधिकरण इस देश में एग्जिस्ट नहीं करता जो न्यायपालिका से ये पूछ सके कि तुमने ये क्यों किया, ठीक है, या आपने ये निर्णय क्यों दिया। हमारे यहाँ पर न्यायपालिका के ऊपर कोई भी तंत्र नहीं है, इसलिए बोला जाता है जवाबदेही का अभाव। यह न्यायपालिका की जवाबदेही को कम करता है, क्योंकि न्यायपालिका के निर्णयों की जांच के लिए कोई भी निगरानी तंत्र नहीं है। क्लियर है? हमारे यहाँ अंतिम निर्णय मान लिया जाता है न्यायपालिका का। इसके बाद न्यायिक सक्रियता के कुछ अन्य प्रसिद्ध मामले, अब इसको हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जैसे केशवानंद भारती मामला, इन्होंने क्या बोल दिया, मूल संरचना में आप बदलाव नहीं कर सकते, अपनी तरफ से ऐड किया, अपनी तरफ से डिसीजन दिया। इस चीज का क्या संविधान में लिखा था? कहीं पे संविधान की पुस्तक में कहीं भी लिखा है कि मूल संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता? वहां तो साफ साफ 368 में लिखा है ना कि संविधान में कहीं भी परिवर्तन किया जा सकता है अगर संसद स्वीकृति देती है, तो बोला गया है। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि मूल संरचना में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये वाद आप पढ़ लेना, आईसी गोलकनाथ, हुसनेरा खातून। देखो इसमें क्या था कि जेल में महिला कैदियों को हिरासत में हिंसा को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट को एक पत्रकार ने क्या लिख दिया था, अपना पत्र लिख दिया था, और सुप्रीम कोर्ट को केवल क्या पहुंचा है, एक पत्र पहुंचा है, केवल एक पत्र पहुंचा है, कोई कंप्लेंट लेकर अभी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं उस पर संज्ञान लेते हुए क्या किया, फिर कोर्ट ने उस पत्र को रिट याचिका माना और उस मामले को क्या किया, संज्ञान लिया। इसे बोला जाता है एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, तो ये केसेस आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है जुडिशियल रेस्ट्रेंट, जिसे बोला जाता है न्यायिक संयम। अब एक चीज आप मुझे बताओ, इसको मत देखो न्यायिक संयम को, संयम का मतलब क्या होता है सिर्फ ये बताओ। धैर्य रखना। न्यायिक संयम का मतलब होता है कि देखो आपके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, आपके पास जुडिशियल एक्टिविज्म की पावर है, तो बोला जाता है कि माननीय न्यायाधीश आप इन पावर्स का उपयोग थोड़ा संभल कर करें। अब होता क्या है, कुछ लोग अपने आप को सुप्रीम मानने लगते हैं, है ना। अब मान लीजिए विवाद है, नहीं पसंद है जिसकी सरकार है, प्रधानमंत्री से नहीं बन रही, वो तो जज बनकर बैठे हैं, वो बोलेंगे तुम बनाओ कानून, हम तो बैठे हैं रिव्यू करने के लिए, हम देखो कैसे उसको रिव्यू करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, कई बार कोर्ट अपने कार्य क्षेत्र के बाहर जाने का प्रयास करने लगते हैं, या वो बार बार कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप अपना बढ़ा देते हैं। इसी चीज को बोला जाता है, या इसको एक समझाइश के तौर पर बोला गया है कि जुडिशरी को हमेशा अपने कार्य पर संयम रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो बार बार कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे और कार्य क्षेत्र से बाहर बढ़कर कार्य ना करे। देखो न्यायिक संयम का मतलब है कि न्यायाधीशों को अपनी शक्तियों के इस्तेमाल की सीमा तय करने के लिए प्रोत्साहित करना। यह सिद्धांत कहता है कि जब तक कोई कानून स्पष्ट रूप से असंवैधानिक ना हो, अभी बोला ना कोर्ट क्या चाहता है आपसे, आप याचिका तब तक मत लाओ जब तक वो असंवैधानिक नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आपको पसंद नहीं, आपने क्या लगा दिया, आपको सीए पसंद नहीं है, आपने लगा दिया, आपको एनआरसी पसंद नहीं है, आपने लगा दिया, कुछ भी हो रहा है आपने याचिका लगा दी। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में शक्ति मिलती है, इस वजह से न्यायाधीशों को उसे रद्द करने से बचना चाहिए। देखो साफ साफ लिखा है कि जब तक कोई भी कानून स्पष्ट रूप से असंवैधानिक ना हो, न्यायाधीशों को उसे रद्द करने से बचना चाहिए। यही है आपका संयम। संभल के थोड़ा सा, न्यायिक संयम रखने वाले न्यायाधीश पहले के न्यायाधीशों के उदाहरणों और उनके फैसलों का सम्मान करते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर क्या होता है, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होता है। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एक्चुअल में होता क्या है कि पुराने जितने भी वाद हुए, ठीक है, उसमें जो भी निर्णय सुनाए गए, अब हुआ मान लीजिए किसी ने 5 हत्याएं करी हैं और पांचों हत्याओं का करने का कारण भी एक था और करने का तरीका भी एक था, उसके 10 वर्ष बाद फिर से 5 हत्याएं होती हैं जिनका कारण भी सिमिलर है और करने का तरीका भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है मान लीजिए। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में जो उस समय 10 साल बाद के जज हैं, वो उस 10 साल पुराने वाद को पढ़ते हैं, उसका सम्मान भी करते हैं और उसमें दिए गए डिसीजन को फॉलो भी करते हैं। इसे कोड ऑफ रिकॉर्ड्स बोला जाता है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि एज इट इज जो सजा वहां सुनाई गई थी उसी सजा को यहां पर भी क्या कर दिया जाता है, इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। तो ये है न्यायिक संयम। इसमें क्या बोला गया है कि आप
कोई भी जगह किसी भी स्थान पर हस्तक्षेप तब तक ना करें जब तक वो असंवैधानिक नहीं है, और कोई भी कानून तब तक रद्द करने का प्रयास ना करें जब तक वो पूर्णतः असंवैधानिक ना हो। तो संयम का अर्थ समझ में आ गया। इसमें संयम रखने बोला गया है जुडिशियल रिव्यू और एक्टिविज्म में। पहले हमने रिव्यू किया, रिव्यू में हमने केवल देखा और हटाया। एक्टिविज्म में हमने क्या किया, देखा, हटाया और अपनी तरफ से उसमें नई चीजों को भी ऐड ऑन किया। फिर जब ये दोनों पावर्स का उपयोग हो रहा था तो ये बोला गया कि अब आप थोड़ा संयम रखिए, ठीक है, आपको जुडिशियल रेस्ट्रेंट की जरूरत है। इसके बाद चौथा और अंतिम, अतिरेक, जुडिशियल ओवररीच। इस अति का मतलब क्या होता है, अति मतलब हद से ज्यादा। तो यहां पर यही बोला गया कि हद से ज्यादा मतलब आपका जो कार्य क्षेत्र है उस तक ही आप सीमित रहें, ठीक है, उसके आगे बढ़कर निर्णय देने का प्रयास ना करें। न्यायिक अतिरेक का मतलब है जब कोई अदालत संविधान और अन्य कानूनी दस्तावेजों द्वारा तय अपने वैध अधिकारों से आगे निकलने का प्रयास करती है। न्यायिक अतिरेक तब होता है जब न्यायपालिका सरकार के विधायी या कार्यपालिका अंगों के कामकाज में दखल देना शुरू कर देती है। यानी न्यायपालिका अपने काम से आगे बढ़कर कार्यकारी और विधायी कामों में दखल। न्यायपालिका का काम क्या है, न्याय देना, पर न्यायपालिका का पूरा ध्यान कहां पर है, कार्यपालिका और विधायिका के ऊपर। वो बार बार किसके कार्य क्षेत्र में जा रही है, कार्यपालिका। देखो इसको संयम से कंफ्यूज मत करना। संयम में ये नहीं बोला गया कि अपने कार्य क्षेत्र में आगे मत बढ़ो, उसमें बोला गया कि तब तक किसी कानून को आप शून्य घोषित मत करो जब तक वो पूर्णतः असंवैधानिक ना हो। ओवर रीच में बोला गया कि आप अपनी सीमा में रहें, उस सीमा को पार करने का प्रयास आपका काम है। न्याय क्षेत्र, अच्छा देखो चीजें सिंपल चल सकती हैं, न्याय में रहते हुए भी वो काम कर सकते हैं। जब कोई याचिका लगाए कि ये असंवैधानिक कानून है, असंवैधानिक तत्व है, आप इस पर सुनवाई कीजिए, तो वो न्याय क्षेत्र के अंदर रहकर उस पर क्या कर रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं। पर किसी ने याचिका नहीं लगाई क्योंकि ये स्वयं से क्या कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं। तो ये स्वयं उस सीमा के आगे जाके क्या कर रहे हैं, बार बार जो कानून बन रहे हैं उस पर अपना हस्तक्षेप बढ़ा रहे हैं, बार बार विधायिका और कार्यपालिका के बीच में अपना क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। लोकतंत्र में न्यायिक अतिरेक को क्या माना गया है, अवांछनीय माना गया है। बार बार आप देखेंगे हमारे हमारे इस देश में या जितनी भी बॉडीज या प्राधिकरण है, ये कोशिश करते हैं अपने कार्य क्षेत्र से आगे बढ़ने का, करते ही हैं। कोई भी बॉडी हो, मैं कहता हूं, चाहे आप नेता देख लो चाहे सांसद देख लो, सबको पसंद है कि अपने क्षेत्र में तो उन्हें बॉस बनना है, उसके आगे भी जाकर उन्हें क्या बनना है, उसका भी बॉस बनने का वो प्रयास करते हैं। तो यही चीज बोली गई है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाने का काम नहीं करना है। ये चार जो पॉइंट हमने पढ़े हैं कल और आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डेटा तो आपको किसी भी पुस्तक में मिल जाएगा, ठीक है, हाई कोर्ट का डेटा भी किसी पुस्तक में, पर एक जो मानसिक समझ आप में उत्पन्न करनी है कि ये चीजें होती क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए। कल आपसे कोई पूछे न्यायिक सक्रियता क्या होती है, तो आप ये ना बोलो कि न्याय के बारे में पता होना न्यायिक सक्रियता होती है। आई बात समझ में, हम हमेशा शब्दों में फंस जाते हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, आप क्लियर है, अच्छे से क्लियर है जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता क्लियर है। फिर जुडिशियल रेस्ट्रेंट जिसे आप बोलते हैं न्यायिक संयम, और चौथा जुडिशियल ओवररीच जिसे बोला जाता है न्यायिक अतिरेक। तो यदि मैं अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाने का प्रयास करूंगा तो कौन आएगा, न्यायिक अतिरेक। मैं अपनी तरफ से किसी चीज की व्याख्या करना चाहूं तो फिर जुडिशियल एक्टिविज्म, अगर मुझे रिव्यू करना हो तो वो जुडिशियल रिव्यू, और अंतिम आपका क्या है, कौन सा बच गया, संयम, कि आप संयम में रहकर केवल उन्हीं कानूनों को समाप्त करने का प्रयास करें जो कि पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। तो ये सारी बातें समझ में आई, अच्छे से समझ में आई, क्लियर है। चलिए, जय हिंद।